नमस्कार, मैं अलका मिश्रा। आज परवाज़ हौसलों की अगली कड़ी में आपके सामने फिर हाज़िर हूँ। माना हूँ कमज़ोर मगर मैं हूँ मजबूर नहीं, मंज़िल मेरी बहुत कठिन है, लेकिन दूर नहीं। तो आइए, आज आपको इन्हीं पंक्तियों के लेखक, कवि जिन्होंने इनको लिखा है या यूँ कहा जाए कि जिन्होंने इन पंक्तियों को जिया है, ऐसे ही विशिष्ट व्यक्ति अनुभव राज जी से आपकी मुलाकात करवाती हूँ। तो अनुभव जी के बारे में एक संक्षिप्त परिचय देने के बाद आपके सामने उनको लेकर आती हूँ कि अनुभव राज जी का जन्म 12 अगस्त 2004 को डॉक्टर आरती कुमारी और श्री माधवेंद्र प्रसाद जी के घर मुजफ्फरनगर, बिहार में हुआ। जहाँ पर उन्होंने इसके बाद अभी तक डीएलएड की परीक्षा उत्तीर्ण की हुई प्रथम श्रेणी में और वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं हिंदी में। इसके अलावा आपकी एक पुस्तक प्रकाशित होकर आ चुकी है जो बाल कविता संग्रह है जिसका नाम है चिड़ियों का स्कूल। तो बहुत ही खूबसूरत नाम है आपकी उसका। इसके अलावा बहुत सी पत्र-पत्रिकाओं में आपकी रचनाएँ अक्सर छपती रहती हैं। साथ ही बहुत से सम्मानों से आपको सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें से मुख्य रूप से है बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन पटना द्वारा विशेष प्रतिभाशाली किशोर सम्मान 2024 और इसके साथ ही आपके न जाने कितने साझा संग्रहों में भी आपका की कविताएँ सम्मिलित की गई हैं और बहुत खुशी की बात है कि इतनी कम उम्र में आपकी कविता एनसीईआरटी की कक्षा 2 की पुस्तक सारंगी में माँ कविता सम्मिलित की गई है और बच्चों को पढ़ाई जा रही है। तो निश्चित रूप से आपकी लेखनी बहुत कमाल कर रही है और दूरदर्शन पर आपने काव्य पाठ भी किया है। इसके साथ ही कई प्रतियोगिताएँ भी आपने जीती हैं और आपकी अभिरुचि में संगीत, पेंटिंग, पर्यटन और कविताएँ करना, इतनी सारे शौक आपके लिस्ट में शामिल हैं और इतने सारे शौकों के साथ आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ रही है और निरंतर ऊँचाई छू रही है। तो आइए ऐसे ही विशिष्ट व्यक्तित्व के धनी अनुभव राज जी से आपकी मुलाकात करवाती हूँ। नमस्कार अनुभव जी, कैसे हैं आप? नमस्कार मैम, गुड इवनिंग। वेरी गुड। तो मैंने और आपका एक बहुत छोटा-सा परिचय लोगों के सामने दिया और अब आप उनके सामने हैं। तो मैं चाहूँगी कि अब छोटी-मोटी जानकारी जैसे कि अपने बारे में क्योंकि मैं जितना जानती थी थोड़ा-बहुत वो मैंने बताया और अब लोग आपके मुँह से आपके जो ज़िंदगी चल रही है, कैसा आपका पास्ट रहा, है ना? वो सब आपके मुँह से सुनना चाहेंगे। लेकिन उसके पहले मैं चाहूँगी कि आपकी मम्मी से थोड़ा बात करना, ताकि शायद आपके बगल में बैठी हुई हैं आरती कुमारी जी। जी, नमस्कार आरती जी। ये नमस्कार। जी, अनुभव की माँ हैं और आप बहुत बड़ी कवित्री हैं, उसके अलावा इंग्लिश पढ़ाती हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में और साथ ही आप बहुत सारे साहित्य से जुड़े काम कर रही हैं और उसके साथ ही अनुभव को भी इतना समय दे लेती हैं और यहाँ तक आपने अनुभव को पहुँचाया है, तो इसके लिए निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं। तो मैं सबसे पहले तो आप ही से क्योंकि अनुभव को समझ भी नहीं थी, वो आपके पेट में थे, गर्भावस्था में के दौरान आपके किस तरह के अनुभव रहे, तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि जब आप गर्भावस्था में थीं, आपका गर्भावस्था थी या आपका प्रसव हुआ, क्या उस दौरान कोई कॉम्प्लिकेशन ऐसा कुछ आपके साथ रहा? तो उस तरह का कोई अनुभव आप बताएँ? जी। जनरली जो गर्भावस्था प्रेगनेंसी का पीरियड होता है बहुत क्रिटिकल होता है, लेकिन शायद हम उतने अवेयर नहीं होते हैं बहुत सारी चीज़ों से कि हमको प्रेगनेंसी के पहले किन बातों का ध्यान रखना है और उस दौरान किन बातों की सावधानियाँ रखनी है और बाद में भी क्या सावधानी रखनी होती है। तो हालाँकि मैं लगातार कंसल्टेशन में थी डॉक्टर के और मेरे 2 बच्चे हैं, पहली मेरी बेटी है, तो उसका भी सिज़ेरियन हुआ था और ये 5 साल बाद बेटा हुआ, ये भी सिज़ेरियन ही हुआ। तो पहली बेटी में मेरे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस थे, जिस वजह से मुझे कंप्लीट बेड रेस्ट था।
बट अनुभव के टाइम में मुझे ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। लगातार मैं मेडिकेशन में थी, कंसल्टेंसी में, ऑब्जर्वेशन में थी और मैं अपने नॉर्मल जो दिनचर्या होती है, पढ़ाई-लिखाई करना, कॉलेज जाना, उस समय मैं बीएड कर रही थी। तो मैं अपने सारे दिनचर्या, अपने क्लासेस बिल्कुल नॉर्मल तरीके से फ़ॉलो कर रही थी, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। आफ्टर जो डिलीवरी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, उसमें मुझे प्रॉब्लम ये आई कि सिज़ेरियन जब बच्चा हुआ तो वो रोया नहीं और बहुत ही उसको जैसे डॉक्टर्स रुलाने की कोशिश करते हैं, ताकि बच्चा इन्हेल करे, ऑक्सीजन ले और उसका पूरा सिस्टम खुले। तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई कि अनुभव डिले क्राई उसका रहा और उसको फिर ऑक्सीजन सिलेंडर पे रखना पड़ा 10 दिनों तक। और उसकी सारी जो प्रक्रिया थी फिर वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गई, उसका फीडिंग नहीं हो पाया, रुई के फाहों से उसको दूध एक ड्रॉप वाइज़ दिया जाता था, ऑक्सीजन सिलेंडर पे रखा, फिर उसके इंजेक्शंस वगैरह चल रहे थे और मेरे पास मुझे लगता है 12-13वें दिन वो मेरे पास आ पाया। तो डॉक्टर्स ने उसी समय बताया कि आपके बच्चे का डिले क्राई का केस है क्योंकि बच्चा को गुड क्राई होना बहुत ज़रूरी है। बच्चा जन्म लेता है, उसी समय अगर वो अच्छे से रोता है, उसे रुलाया जाता है, कोशिश की जाती है तो वो पूरा सिस्टम उसका खुलता है, ऑक्सीजन इन्हेल करता है, बट अनुभव के साथ ऐसा नहीं हो पाया है, तो इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा और उसके नर्वस सिस्टम पे कुछ नर्वस सिस्टम नहीं खुल पाए हैं, तो वो ड्राई हो गए हैं और ये सेरेब्रल पैलेसी का केस बन जाएगा। तो आपको इस शुरू से ही इस पे ध्यान रखनी पड़ेगी और फिज़ियोथेरेपी और एक्सरसाइज़ेज़ ये सब करवाने पड़ेंगे। तो बस जी। ये बाद में फिर मुझे ये जानकारी हो पाई कि अच्छा ये भी प्रॉब्लम होती है और ये तो हमारे बस की बात नहीं है। हाँ, तो वो तो फिर हम यही कह सकते हैं कि ईश्वर की ही मर्ज़ी थी कि मतलब आपको ऐसी समस्या से रूबरू होना पड़ा और वाक़ई हमारे पास अभी 1 हफ़्ते पहले ही मैंने एक नूपुर सिंह का भी इंटरव्यू किया था, तो वो भी सेरेब्रल पाल्सी से ही ग्रस्त थी। वो चूँकि मेरी स्टूडेंट भी रही हैं बचपन में, तो उनका भी यही केस था कि उनको तो फ़ॉरसेप्स डिलीवरी थी, तो ब्रेन डैमेज हो गया और वो भी नहीं रोई थी और वो तो 10-12 घंटे के बाद मतलब 1 घंटे के बाद रोई और रोती रही तो फिर इतना रोई कि बहुत ज़्यादा। तो वाक़ई अगर जन्म के तुरंत बाद बच्चा नहीं रो रहा है और वो कितना देर से रो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन अगर ब्रेन में नहीं पहुँचेगी, तो जो भी सेल्स डैमेज हो जाएँगे, उसी से संबंधित जो हमारा शारीरिक अंग उससे प्रभावित हो सकता है, वो उससे हो जाएगा। तो इसी के द्वारा कई बच्चे सेरेब्रल पाल्सी के शिकार हो जाते हैं और कई मंदबुद्धिता के शिकार हो जाते हैं जी। क्योंकि दोनों ही जो समस्याएँ हैं, दोनों ही जो दिव्यांगताएँ हैं, वो हमारे ब्रेन से ही रिलेटेड हैं। वहीं से कुछ डैमेज होता है और तब इस प्रकार की संभावनाएँ होती हैं कि बच्चा ऐसा हो जाए। तो चलिए बहुत दुखद रहा कि आपके घर ईश्वर ने आपकी परीक्षा के लिए अनुभव को भेजा। लेकिन वो तो ठीक है और आपकी हिम्मत आज हम देख सकते हैं कि आप अपनी हिम्मत से अनुभव को यहाँ तक कैसे ले आई और अनुभव कितनी सफलता पूर्ण ज़िंदगी जी रहे हैं और पूरे विश्वास से परिपूर्ण हैं, कहीं उनके आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं आती है। तो निश्चित रूप से ये इसके पीछे एक माँ का और पूरे परिवार का बल्कि मैं कहूँ हाथ है और तभी अनुभव आज इतने आत्मविश्वासपूर्ण तरीके से बैठ के हमसे बात कर पा रहे हैं और इतने पड़ाव उन्होंने पायदान पार किए हैं सफलता के। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जब अनुभव आपको पता लगा कि अनुभव के साथ समस्या है, उस वक़्त आपके चलिए हस्बैंड को छोड़ दिया जाए, बहन तो इनकी बहुत छोटी थी। हस्बैंड की फैमिली या आपके मायके में या आपके आस-पास जो समाज था, आपके पड़ोसी, उन लोगों का क्या इनके बचपन में किस प्रकार की उनकी प्रतिक्रिया रही या सहयोग रहा या असहयोग रहा? वो आपका अनुभव मैं जानना चाहूँगी। हाँ जी, जैसे कि परिवार में कोई बच्चा आता है तो परिवार वाले खुश होते हैं, उसके स्वागत करते हैं और मैं अपने घर में सबसे बड़ी बहू हूँ और मेरे पूरे ख़ानदान में जो मेरा परिवार है उसमें अनुभव एकमात्र लड़का है, बाकी सबको मेरे जो देवर-देवरानी हैं जी, सबको बेटियाँ हैं, 2-2 बेटियाँ हैं। जी। तो चूँकि हम इस जो हमारा समाज है, जो हमारा कल्चर है, हम आध्यात्मिक लोग हैं और बहुत ही ईश्वर को मानते हैं। तो हमने ईश्वर का प्रसाद समझकर इसको स्वीकार किया।
लेकिन मेरे इन-लॉज़ उस तरीके से नहीं स्वीकार कर पाए और इसकी छठी भी हुई थी, उसमें भी वो लोग नहीं शामिल हो पाए और उसके बाद भी जब भी मैं ससुराल गई, तो एक अलग तरह का रवैया कि ये किस तरह का बच्चा है, ये बर्डन है, हमारे बेटे के ऊपर बोझ है, इस तरह के हमेशा स्टेटमेंट्स उनसे सुनने को मिलते थे। और ये तो बहुत ज़्यादा तंग कर देता है और ये तुम्हारी ज़िम्मेदारी है, तुम्हें देखना है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मतलब वो थोड़े ऑर्थोडॉक्स कह लीजिए या पुराने विचारों वाले वो नहीं समझ पा रहे थे कि इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे कई बार बेड रेस्ट के लिए भी डॉक्टर बोल देती हैं कि आपको ये कॉम्प्लिकेशन है, आप बेड रेस्ट में जाइए। तो पुराने विचार वाले नहीं इसको स्वीकार कर पाते हैं कि बेड रेस्ट किस बात का, हमने तो झाड़ू-पोछा करते हुए सारा काम कर लिया, हमारी डिलीवरी हो गई, तो बेड रेस्ट में तो आपका नहीं आप कर पाएँगे। लेकिन जो कॉम्प्लिकेशंस आज के दौर में महिलाओं को हो रही हैं, वो एक अलग तरह की है और कहीं न कहीं हमको फ़ॉलो करना चाहिए डॉक्टर के एडवाइस को। तो ये थोड़ी-सी दिक्कत रही लेकिन चूँकि मेरा परिवार मायका परिवार बहुत सपोर्टिव है और ओपन माइंडेड है और वो बहुत अवेयर है हमारे फैमिली में हमारे चाचा जी 2-2 चाचा जी डॉक्टर हैं और सभी अच्छे पोस्ट पे हैं। वो खुद ही सारा चीज़ इसका देखे और बोले कि हाँ इस तरह के इसको फिज़ियोथेरेपी की ज़रूरत है। और आपको केयर की ज़रूरत है, इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है। तो इस प्रकार से हमारे परिवार ने इसको सहर्ष स्वीकारा। मैं यूँ कहूँ कि मेरी माता और पिता का बहुत ही ज़्यादा इसमें सहयोग रहा और स्नेहपूर्ण व्यवहार रहा कि उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया और भरसक कोशिश की कि किस प्रकार से इसका फिज़ियोथेरेपी शुरू हो सके और किस प्रकार से ये स्वस्थ जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए। उसके लिए मेरे माता-पिता जो संभव प्रयास कर सकते थे, वो जयपुर तक गए, बैंगलोर तक गए, दिल्ली में कई बार दिखाया, नारायण संस्थान वहाँ भी गए मतलब जहाँ भी पता चलता था कि कहीं इलाज संभव है। बहुत सारा रिसर्च किया उन्होंने, डॉक्टर्स की प्रोफ़ाइल देखे कि कौन डॉक्टर्स किस तरह से ट्रीटमेंट देते हैं, सर्जरी का है या मेडिकेशन से है, एक्यूप्रेशर से होगा, एक्यूपंक्चर से होगा मतलब उन्होंने भरसक प्रयास किया, मेरे भाइयों ने बहुत इसमें सहयोग किया कि किस प्रकार से अनुभव जल्दी ठीक हो जाए। तो मैं उनका बहुत हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि मेरे माता-पिता, मेरा परिवार इतना सपोर्टिव है कि एक बच्चे को जन्म देना एक अलग बात होती है वो लेकिन समाज और आपका परिवार, उसका पालन-पोषण और उसका परवरिश किस तरीके से हो, उसका व्यक्तित्व निर्माण किस प्रकार से हो, उस पे उनका सहयोग बहुत ज़रूरी है। तो ये मैं कहूँगी कि मेरे परिवार का अच्छा रहा और आस-पड़ोस के लोग तो मुझे लगता है कि अगर आप स्वीकार करते हैं किसी चीज़ को, तो वो भी सहर्ष स्वीकार करेंगे। लेकिन जब आप ही कंप्लेन करने लगते हैं कि अरे! हुँ, हमारे साथ तो ऐसा है, वैसा आप रोना हुँ, रोते हैं, फिर उन्हें भी मौका मिल जाता है, वो भी 10 तरह की बातें करते हैं। तो मेरे आस-पास भी जो लोग थे बहुत ही सपोर्टिव रहे क्योंकि उन्होंने देखा कि कैसे मेरी माँ इसको फिज़ियोथेरेपिस्ट के पास ले जाती थी। और हुँ, हुँ। समाज के बीच में बिठाती थी, अपनी लेडीज़ के बीच में बिठाती थी और वो बातें करती थी, तो इसको भी अच्छा लगता था कि हाँ, चलो मुझे एक्सेप्टेंस मिल रहा है। जी। बिल्कुल। आज अनुभव मुझे लगता है शायद कितने साल के हो गए हैं? हाँ, 2004 में अगर इनका जन्म हुआ तो ये 20 साल के तकरीबन जी, आस-पास, है ना? तो जी, 20 साल पहले अगर मैं कहूँ कि आपके परिवार वालों ने इसे इतनी सहर्ष स्वीकारा और उसके ऊपर आपका सहयोग किया तो निश्चित ही आप इस विषय में मैं कहूँगी भाग्यशाली हैं। क्योंकि उस वक़्त लोग बहुत जल्दी स्वीकार नहीं करते थे। मुझे भी मालूम है क्योंकि मैं 30 वर्षों से इस क्षेत्र में काम कर रही हूँ। तो जानती हूँ कि कितनी मुश्किलें और परिवार वालों या समाज की तो छोड़ ही दीजिए, माता-पिता तक स्वीकार करने को तैयार नहीं होते थे। कई बारी और आज भी कई अभिभावक ऐसे होते हैं कि उनको सामने नज़र आ रहा होता है कि हमारे बच्चे में विलंब से चीज़ें प्रारंभ हो रही हैं, वो नहीं चल पा रहा है समय से, नहीं बोल पा रहा है, लेकिन वो डॉक्टर्स के पास तो भागते रहेंगे। मगर वो थेरेपी के लिए या ट्रेनिंग के लिए कहीं जल्दी ले नहीं जाते और कहीं न कहीं वो मन में मानते नहीं, नहीं, थोड़े समय के बाद हमारा बच्चा बोलेगा, नहीं, नहीं, थोड़े समय के बाद हमारा बच्चा अपने आप ही चलने लगेगा
हो सकता है किसी कारण से थोड़ा। और इसकी वजह से जनरली ये होता है कि ज़्यादातर कि उनका जो ट्रेनिंग पीरियड जो है वो निकल जाता है जब बच्चे में ज़्यादा मतलब सुधार की संभावनाएँ होती हैं। जितनी कम उम्र में आप ले जाएँगे उतने ज़्यादा सुधार की संभावना रहती है और शायद आज अगर अनुभव इस पोज़ीशन पे पहुँचे हैं, तो निश्चित रूप से इनको समय से आपने इंटरवेंशन इनका कर लिया, पहचान लिया और इनको ट्रेनिंग दिलवाई। तभी आज ये इतने अच्छी पोज़ीशन में पहुँच पाए हैं। वरना शायद अगर आपने देरी की होती, आप भी इसी सोच में रहती कि अरे डिलेमा में कि पता नहीं स्वीकार नहीं करती, फिर उसके बाद नहीं लेके समय पे जाती, तो शायद आज अनुभव भी बहुत पिछड़ जाते अपने समय से। तो बहुत-बहुत आभार आपका कि आप अनुभव के साथ आज हमारे शो में आईं और अपना अनुभव साझा किया क्योंकि यह सब पूछना इसलिए आवश्यक था। मुझे पता है ये सब पीड़ादायी होता है, वापस फ्लैशबैक में जाके अपने पास्ट को याद करना कोई अच्छी बात नहीं। लेकिन ये इसलिए आवश्यक है कि आपके जैसे जो अन्य माता-पिता अगर इसको देखें, तो कम से कम उनके लिए आप बता रहे हैं एक रास्ता है कि देखिए अगर हम जितनी जल्दी स्वीकार करेंगे क्योंकि स्वीकार करने के बाद ही आगे के रास्ते खुलते हैं। कर तो सकते हैं, आपकी जी। जर्नी उनके भी किसी काम आ सकती है, इसीलिए मैंने आपसे ये सब पूछा। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसे अन्यथा नहीं लेंगी। तो नहीं, जी, तो अनुभव अब आपकी बारी है, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि जी आप ये बताएँ कि जब आप छोटे थे, जब आपको समझ आ गई, आपको नानी ले जा रही हैं और आप मुझे लगा मम्मी की बातें सुन के कि आप ज़्यादा नानी-नाना के साथ रहे बचपन में, आपका बचपन उनके साथ बीता, है ना? क्या मैं सही हूँ? जी हाँ, तो बहुत अच्छा मैं मेरा बच्चा भी बहुत जब मुझे छोड़ना होता था, तो मैं नानी के पास ही छोड़ती थी क्योंकि नानी से बेहतर केयर कोई और नहीं कर सकता। मुझे मैं बताऊं मुझे मेरी खुशनसीबी है और इस बात के लिए मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे दो दो माँ का प्यार मिला। अरे वाह! क्या बात मम्मी है। मम्मी तो है ही, पर हुँ। मुझे नानी का भी मम्मी का भी प्यार मिला तो ये हाँ। वो प्यार तो डबल होता है मम्मी से, है ना? नहीं वो प्यार डबल होता है लेकिन नानी के साथ तो बहुत अच्छी अच्छी मतलब यादें हैं। आज हुँ, मैं हुँ। जितना भी काव्य पाठ कर रहा हूँ या जो भी कर रहा हूँ वो सब मेरी नानी की ही देन है। अरे वाह! नानी नानी मुझे बचपन में बाल कविता लोरिया वो सब सुनाया करती थी। हाँ, नानी ने मुझे बोलना सिखाया। नानी बोल नानी बोलती थी कि मैं 5 साल तक बोल नहीं पाया था। ओह! हाँ लेकिन लेकिन नानी आपके साथ लगातार आपको कहती रहीं कि नए अनुभव आपसे बातें करती रहीं और आप बोलने लगे एक दिन, हाँ? हाँ नानी में ये था कि मतलब अगर वो होता है ना कि अब थक के बैठ जाते हैं कि ये तो बोल नहीं रहा है, कोई बात हुँ, नहीं कर हुँ। रहा है या हुँ, कुछ हुँ। रिस्पॉन्स नहीं ले रहा है, वो मेरे साथ लगातार लगी रही, दिन रात लगी रही कि बोल कुछ कुछ कान में ही बोलती रहती थी। हुँ, हुँ, हुँ। सत्संग सत्संग में ले जाया करती थी जो धार्मिक प्रोग्राम होते हैं जी, जी। और भजन कीर्तन सब चलता रहता था हमारे घर में। हुँ, 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 हुँ। तो रोज मतलब का अगर हम कहें कि जो धार्मिक वातावरण या घर का अच्छा वातावरण जो सकारात्मक होता है, उसका कहीं न कहीं आपके ऊपर बहुत प्रभाव रहा, है ना? जी और और मेरी मेरी नानी ने मुझे मतलब रचनात्मक वातावरण भी दिया। हुँ, बहुत हुँ। सारी अच्छी-अच्छी कविताएँ भी सुनाई, हालाँकि मुझे अभी वो बचपन की कविता याद नहीं है लेकिन जैसा मैं महसूस कर पाया हुँ, तो हुँ। जैसे मैंने अपनी जो पहली कविता लिखी थी, हुँ, वो हुँ। वो माँ पे ही लिखी थी, मेरी मम्मी पे। वो जो आपकी छपी है, जो आपके एनसीईआरटी की बुक में है। जी, अरे वाह! क्या बात है! आपकी पहली ही कविता यहाँ तक पहुँच गई, क्या बात है! हाँ, अगर आप इजाज़त दें तो मैं सुनाना चाहूँगा। बिल्कुल, बिल्कुल, स्वागत है। मेरी कविता का शीर्षक है माँ तुम कितनी भोली-भाली। माँ तुम कितनी भोली-भाली, माँ तुम कितनी भोली-भाली, कितनी प्यारी-प्यारी हो। माँ तुम कितनी भोली-भाली, कितनी प्यारी-प्यारी हो। दिल से सच्ची मिश्री जैसी, दिल से सच्ची मिश्री जैसी, सारे जग से न्यारी हो।
माँ तुम कितनी भोली भाली, कितनी प्यारी प्यारी हो। मेरे मन में जोश तुम्ही से, तुमसे ही प्रकाश। मेरे मन में जोश तुम्ही से, तुमसे ही प्रकाश। मुझ में साहस तुमसे आता, मुझ में साहस तुमसे आता, तुम पर ही विश्वास। मुझ में साहस तुमसे आता, तुम पर ही विश्वास। माँ तुम कितनी भोली भाली, कितनी प्यारी प्यारी हो। वाह! बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है! माँ से ही साहस आता है, विश्वास आता है, बिल्कुल सच कहा आपने। ये हर कोई माँ से ही विश्वास पाता है। एक एक बात मैं कहना चाहूंगा, अक्सर हम सुना करते हैं ना कि भगवान हर जगह नहीं होते हैं। तो भगवान जो है वो माँ के रूप में मेरे साथी है। तो बिल्कुल, अ, क्योंकि देखिए भगवान ने हम सबको बनाया है और माँ ने हमें बनाया है, तो माँ तो जी निश्चित जी रूप से भगवान ही होती है ना? जी जी। और आजकल आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं अनुभव? आजकल अभी मैं जैसा आपने परिचय में बताया कि मैं डीएलएड पास आउट हूँ, 80% आए थे। अरे फर्स्ट वाह! क्या बात है। फर्स्ट डिवीजन से आए थे। हुँ, हुँ। और अभी मुझे आगे टीचर बनने की तैयारी करनी है, बीपीएससी करना है। अरे बिहार वाह! बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, उसका एग्जाम देना है। उसके अरे अलावा वाह! उसके अलावा अभी मैं मुजफ्फरपुर में एलएस कॉलेज से ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा हूँ। वेरी हिंदी गुड, हिंदी ऑनर्स। वेरी गुड, वेरी गुड। तो उस आजकल अभी मम्मी बता रही थी आपका कोई टेस्ट होने एग्ज़ाम होने वाला है 14 तारीख को, किस चीज़ का? वो टीचर एबिलिटी टेस्ट होता है। ओके, सीटेट, सीटीईटी बोलते हैं उसको। सीटीईटी, ओके। तो उससे ये पता चलता है कि आप किस तरह के टीचर बन सकते हैं। अरे वाह! मुझे तो पूरी उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे टीचर बन सकते हैं। आप टीचर बनने योग्य है कि नहीं, और अगर वो टेस्ट पास कर जाते हैं तो हुँ, हुँ। फिर बीपीएससी का जो फॉर्म होता है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, तो हुँ, हुँ। उसके फॉर्म भरने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। फिर आपके वो एग्जाम लिए जाते हैं बीपीएससी वाले। फिर अगर उसको आप पास कर जाएंगे तो आपको मतलब अप्लाई मतलब फिर आपको जॉब लग जाएगी। अरे वाह! तो मेरी पूरी शुभकामनाएँ हैं कि आप अच्छे से एग्ज़ाम दें और आपकी जॉब लगे और आप जल्दी से मुझे खुशखबरी सुनाएँ। जी जी। लेकिन एक बात मैं कहना एक समस्या मैं कहना चाहूंगा। आप इसे पता नहीं आप अवेयरनेस की कमी कहिए, कुछ भी कहिए, लेकिन समाज में ना अवेयरनेस की, जागरूकता की बहुत कमी है हम जैसे बच्चों को लेकर। क्योंकि आप जानते हैं कि मतलब मुझे राइटर लिखने के लिए मेरे मेरा हाथ काम नहीं करता है। तो मुझे लिखने के लिए कहीं भी कोई एग्जाम देने जाना होता है तो एक राइटर की जरूरत पड़ती है। तो वो राइटर को जैसे मैं बोलता हूँ कि ये सब्जेक्ट है, तो यूट्यूब से चाहे मम्मी बता देती है कि कैसे पढ़ाई करनी है। तो मेरा सारा काम यूट्यूब से होता है, यूट्यूब से ही पढ़ता हूँ वीडियोस देख के। फिर मैं हुँ, उसको बोलता हूँ कि भाई तुम जैसे कोई भी सिलेबस है तो उसको मैं बोलता हूँ कि ये लिखो, टॉपिक याद करके बोल जाता हूँ, उसको बोलता हूँ कि लिखो। तो हुँ, हुँ। तो समस्या ये होती है मैम कि अ, हमको ना राइटर नहीं मिलता है लिखने के लिए। बिल्कुल, मैं कि इसी मुद्दे पे आने वाली थी। ठीक किया आपने ये बात बताई। हमको हमको राइटर नहीं मिलता है मैम। और समाज में लोग बोलते हैं अरे पेरेंट्स में अवेयरनेस की बहुत कमी है, वो अपने बच्चे को भेजना ही नहीं चाहते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। और जो समाज में जो टीचर्स होते हैं या बड़े अथॉरिटी के जो प्रिंसिपल होते हैं, वो लोग भी इस तरह से मतलब डिस्करेज करने लगते हैं बिल्कुल। कि मतलब हम लोग को मतलब छुआछूत की बीमारी समझते हैं कि हम मतलब अलग समझते हैं दूसरों से। बिल्कुल, मैं सहमत हूँ आपकी इस बात से क्योंकि अभी
कल ही मेरी आपकी मम्मी से परसों बात हो रही थी, तब उन्होंने ये समस्या मुझे बताई थी। तो मुझे भी जी, ये लगा कि ये इंटरव्यू अभी तुरंत आपका ही पहले ही हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मैं चाहती हूँ ये बात लोगों तक पहुँचे और सरकार तक भी पहुँचे, कि वो जी, देखें कि किस प्रकार आप लोग इतनी समस्या से जूझ रहे हैं। और सरकार को ये तो ड्यूटी मुझे लगता है सरकार की होना चाहिए कि आपको राइटर उपलब्ध कराया जाए। क्योंकि जी, जब आप इतनी परेशानियों के बावजूद इतना पढ़ रहे हैं और इतने काबिल बन रहे हैं, आपके अंदर काबिलियत है, तो एक जी, राइटर ना होने के कारण हमारे देश में आपके लिए इतना सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा है, तो मुझे लगता है ये बहुत दुःख का विषय है और बहुत चिंता का सोचनीय विषय है ये। तो हम सबको ये मैसेज दूर तक जाना चाहिए। मैं आरती जी आपसे कहना चाहूँगी कि आपने क्या-क्या इसके लिए प्रयास किए राइटर के लिए? एक राइटर कि आपके बच्चे को मिले और वो उनकी जगह परीक्षा लिख दे, तो आपको किन-किन समस्याओं से गुज़रना पड़ा? आपने कितने प्रयास किए? मैं चाहती हूँ आप लोगों तक ये बात पहुँचाएँ, ताकि लोग समझें कि एक माँ इतना व्यस्तता के बावजूद एक राइटर ढूँढ रही है, तलाश कर रही है। और क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है कि माँ जाके लिख ले या कोई उसका भाई-बहन लिख ले, तो इसलिए हमें बाहर से ही तलाशना पड़ेगा और बाहर से कोई भी सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा है, बहुत सारे हाथ-पैर मारने के बावजूद। तो जी। प्लीज़ आप अपनी समस्या और आपने कितने प्रयास किए, उसको खुल के बताइए यहाँ पर। देखिए मतलब मैं तो हूँ एजुकेशन सेक्टर में ही, लेकिन अनुभव जब 6-7 साल का हुआ और मुझे लगा कि इसके एजुकेशन पे भी ध्यान देना चाहिए, लेकिन बहुत सारे एक्सरसाइज़ेज़ और इस ढंग की पढ़ाई थी जो मुझे बेसिक घर में करानी थी। तो कुछ साल बाद 8-9 साल के बाद मैंने इसको कोशिश किया कि ये स्कूल में एडमिशन हो जाए। मेरे मोहल्ले के आस-पास बहुत सारे स्कूल हैं और प्राइमरी स्कूल भी हैं, प्ले स्कूल भी हैं। और आपको आश्चर्य होगा कि सारे टीचर्स हैं और जान-पहचान के हैं, एक सोसाइटी में रहते हैं, एक कॉलोनी में रहते हैं। लेकिन एडमिशन लेने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहे थे कि नहीं हम आपके बच्चे को कैसे रखेंगे। मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप आधे घंटे ही रहने दीजिए उसे, व्हीलचेयर से मैं पहुँचा दूँगी, रखेंगे और फिर वो आ जाएगा। एट लीस्ट वो बच्चों के बीच में जाएगा तो वो कुछ सीख पाएगा, सुनकर ही सीख पाएगा। तो 2 दिन बाद ही एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आ गया कि नहीं-नहीं और पेरेंट्स ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, हमें तो सबको लेकर चलना है, तो आप प्लीज़ अपने बच्चे को ले जाइए, हम नहीं केयर कर पाएँगे, हमारे पास स्पेशल मेड नहीं है, हम नहीं रख पाएँगे। और इस तरीके से इसकी अधिकतर जो पढ़ाई है वो घर पे ही मुझे करवानी पड़ी और धीरे-धीरे इसको उस योग्य बनाया। लेकिन जब बोर्ड का एग्ज़ाम आया, तो फिर उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि आपको जूनियर क्लास के बच्चे होने चाहिए और जो बाहर का आपका कोई रिलेटिव नहीं होना चाहिए। तो उस समय मेरी बेटी दिल्ली में पढ़ रही थी, तो उसने बताया कि मम्मी दिल्ली में ये सब चीज़ें बहुत आसान हैं और वहाँ पे संस्थाएँ हैं, एनजीओज़ हैं जो राइटर्स प्रोवाइड करती हैं और ऐसे बच्चों के लिए बहुत सारे सुविधाएँ हैं। कॉलेज भी प्रोवाइड करता है और हेल्पिंग हैंड मिल जाता है। इसके लिए पेरेंट्स को नहीं जूझना पड़ता है, तो क्यों नहीं तुम इसका एडमिशन यहाँ करा दी। लेकिन मैं उसको नहीं भेज सकती थी। यहाँ पर ही मैंने बहुत अपने फ्रेंड सर्किल में बोला, स्कूल्स में बोला, प्रिंसिपल्स को बोला, टीचर्स को बोला, जो कोचिंग पढ़ाते हैं उनको भी बोला। लेकिन सब जगह से सिर्फ़ आश्वासन मिलता था कि हाँ, हाँ, हम दे देंगे, अरे क्यों नहीं, हम बिल्कुल करेंगे। लेकिन ऐन वक़्त पर एग्ज़ाम के 10 दिन पहले, 5 दिन पहले होता था कि नहीं अब पेरेंट्स नहीं अलाउ कर रहे हैं या हम कैसे ज़िम्मेदारी लें। तो वो बड़ा अनफॉर्च्यूनेट हो जाता था मेरे लिए। किसी वक़्त किसी तरीके से 10th और 12th के लिए मुझे एक अच्छे प्रिंसिपल का सहयोग प्राप्त हुआ। उन्होंने अपने स्टूडेंट को बोला कि नहीं तुम्हें जाना है और वो हमेशा हेल्प करते थे। आदरणीय गणेश सिंह उनका नाम है, गणेश सर। तो वो एक ब्लाइंड स्कूल भी है, वहाँ भी वो बच्चे को अपने स्कूल के बच्चों को भेजते थे और उन्होंने मेरे बच्चे के लिए भी एक स्टूडेंट को बोला कि नहीं आपको राइटर के रूप में यहाँ बैठना है, अनुभव जो बोलेगा आपको लिखना है। तो 10th 12th निकला, लेकिन इसके बाद फिर डीएलएड बच्चे अपनी प्रतिभा से एडमिशन तो ले पा रहे हैं, लेकिन वहाँ का जो वातावरण है, पढ़ाई-लिखाई का, जो क्लासेस का है कि एक क्लास इस रूम में, दूसरी जो क्लास लगेगी वो ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे लगेगी, तीसरी क्लास लाइब्रेरी में लगेगी, चौथी क्लास ऑडिटोरियम में लगेगी। तो ये सारी जो समस्याएँ फिर आने लगी कि आपके पास व्हील चेयर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रैंप नहीं है, तो इन सारी समस्याओं से रूबरू होना पड़ा, जूझना पड़ा कि भई जब सरकार बोल रही है कि आपको ये सारी चीज़ें करनी हैं, तो ये सारी चीज़ें क्यों नहीं है? व्हीलचेयर क्यों नहीं है? रैंप क्यों नहीं है? आप क्लासेस बच्चों के सुविधा के अनुसार क्यों नहीं नीचे लगा रहे हैं? आप ऊपर कैसे लगा रहे हैं? लिफ्ट है तो लिफ्ट क्यों नहीं चल रहा है? बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती थी जो हम क्वेश्चन भी करते थे लेकिन
फिर किसी न किसी वजह से खुद ही को सॉर्ट आउट करना है उन सारे प्रॉब्लम्स को। तो डीएलएड भी किसी प्रकार से मतलब भगवान की कृपा से वो किसी प्रकार से निकला। लेकिन जो कॉम्पिटिशन की बात है, जहाँ पे ओएमआर शीट भरना है, जहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन पर बैठ के देखना है, वहाँ पर जो आपके जो बच्चे हैं 11th या 12th के या 10th के आपके बच्चे चाहिए, तो ये मैं कहाँ से लेकर आऊँ? मैं स्कूल्स में अप्रोच कर सकती हूँ, कोई संस्थान यहाँ पर इस तरीके का नहीं है। और जब मुझे लगता है कि जब हम जैसे पढ़े-लिखे जो सोसाइटी में लोग हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो इन बातों को समझते हैं, जो करिकुलम को अच्छे ढंग से जान रहे हैं, समावेशी शिक्षा के बारे में बातें करते हैं, तो ये सारी बातें जानने के बाद भी ये इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो पा रही है? तो मैंने अपने टीचर ग्रुप में बोला भी कि पेरेंट्स एज़ अ पेरेंट मैं इसको यहाँ तक ले आई हूँ कि एडमिशन करा दिया कॉलेज में, लेकिन अब ये आगे कैसे बढ़ेगा? ये अपना इंटर्नशिप कैसे कर पाएगा? ये पढ़ कैसे पाएगा? तो ये सोसाइटी की और कॉलेज की ज़िम्मेदारी है और ये आपको आगे लेकर चलना है। मेरा काम था एडमिशन कराना, मैंने यहाँ कर दिया, लेकिन इसके आगे आपकी सहायता की ज़रूरत है। तो जितने स्टेक होल्डर्स हैं सोसाइटी के जब तक उनका सहयोग नहीं मिलेगा, तब तक इस तरह के बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे? और ये एक आम धारणा रहती है कि अरे! आपका बच्चा डिसेबल है, इसको तो नौकरी तुरंत मिल जाएगी। तो नौकरी किस बेसिस पे मिलेगी जब उसके अंदर योग्यता नहीं होगी? योग्यता के लिए उसको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ाई के लिए ज़रूरी है कि वो सिर्फ़ सुनकर पढ़ रहा है, देख कर पढ़ रहा है, वो लिख नहीं पा रहा है, किसी प्रकार की कोई प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा है, तो उसको तो एक सहायता की ज़रूरत है जो वो बोले और वो कोई लिख सके। तो इस तरह की समस्याओं से बहुत दो-चार होना पड़ता है और कई बार हताशा भी होती है कि जब हम अपने बच्चों के लिए इतना हाथ-पैर मारने के बावजूद किसी को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं कि आप एक हेल्पिंग हैंड चाहिए सोसाइटी में जब हम सोशल वेलफेयर की बात करते हैं, इतने सारे एनजीओज़ हैं, तो क्यों नहीं ऐसा कोई संगठन है जो इस तरह के बच्चों के लिए डिसेबल बच्चों के लिए डेफ एंड डम्ब है, ब्लाइंड है या सीपी है जो नहीं लिख सकते, उनके लिए क्यों नहीं प्रयासरत है? कि आपका जो भी रेम्यूनरेशन है आप लीजिए, लेकिन आप एक ऐसे बच्चों का एक ग्रुप बनाइए कि जो कभी भी बच्चे को हेल्प कर सके। जब हमारे कॉलेज में भी एनएसएस है, तो क्या सोशल सर्विस में हम ये नहीं बच्चों को प्रेरित कर सकते हैं कि आप कैसे हेल्प कीजिए? क्योंकि ये समावेशी शिक्षा है, हमको उनको इंक्लूड करना है, उनको छोड़कर नहीं चलना, उनको साथ लेकर हाथ पकड़ कर चलना है, तो कैसे चलेंगे? तो इस कमी की भरपाई तो स्टेक होल्डर्स ही करेंगे और जब तक वो मोटिवेट नहीं वो नहीं समझेंगे और मोटिवेट नहीं करेंगे जो न्यू जनरेशन है उनमें कहाँ से ये सारी अंडरस्टैंडिंग आएगी और कल्चर ये डेवलप कर पाएगा। ये सारी बातें। जी। बिल्कुल, आरती जी, बिल्कुल आपने इतने अच्छे तरह से चीज़ों को एक्सप्लेन किया है और मैं यही चाहती थी और हमारा उद्देश्य भी और बस मैं यही चाहूँगी कि आप भी दुआ करें कि मैं भी हिम्मत ना हारूँ और आप जैसी परेशानियों को ही आप जिस परेशानी से गुज़र रही हैं, ऐसे ही और जो भी अभिभावक जिन परेशानियों से गुज़र रहे हैं, उनको मैं इसी तरह प्लेटफ़ॉर्म पर लाऊँ और ये जो वीडियो है आपका, आपकी जो बात है, दूर तक लेकर जा सकूँ, जहाँ से इस समस्या के लिए कम से कम लोग कोशिश तो करें क्योंकि कोशिशें तो हम बहुत सुनते हैं बहुत दिनों से कि भाई नया नेशनल एजुकेशन का वो हमारा बन गया पॉलिसी बन गई एनईपी और उसमें हम समावेशी शिक्षा लाएंगे सब हमारे स्पेशल जो चाइल्ड है उनको हम नॉर्मल स्कूल में पढ़ाएंगे साथ में एक ही क्लास में पढ़ेंगे लेकिन अभी मैं आपका अनुभव देख रही हूँ कि हम कैसे पेरेंट मान लें कि वो वहां पर जाएंगे और उन्हें वो सारी सुविधाएं प्राप्त होंगी चलिए मान लीजिए आप लोगों के जो धारणा तो बदलना बाद की बात है जो हम एक जी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना तो हर एक के हाथ में होता है वो तो हम पहले ही मतलब प्राथमिकता है कि अगर कोई आपके यहाँ स्पेशल बच्चे के लिए आपके यहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है ना रैम्प्स हैं और अगर किसी क्लास में ऐसा किसी स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है तो आपको निश्चित रूप से ये ध्यान में रखना चाहिए कि उस तरह की क्लासेस वो नीचे ही हो ऊपर ना हो अगर आपके यहाँ कोई रैंप नहीं है या लिफ्ट नहीं है तो आप कैसे ऊपर कर सकते हैं व्हील चेयर नहीं है इट इज बहुत बुरा लगा ये जान के कि अभी तक हम इतने पिछड़े हुए हैं हम हर चीज में कह रहे हैं हम डिजिटल हो रहे हैं हम बहुत प्रोग्रेसिव हैं हम बहुत आगे विदेशों की बराबरी करेंगे लेकिन मैं बताऊं अभी मैं गई तो वहां पर विदेशों में एक बिल्कुल अलग वो है कि सबसे पहले जो अंडर प्रिविलेज्ड है उनके ऊपर ध्यान दिया जाता है कि उनको कैसे ध्यान सरकारें भी उनका पहले ध्यान रखती हैं और ध्यान सिर्फ कागजी कार्यवाही नहीं होता है वो सचमुच में और वहां के व्यक्ति जो समाज है वो इतना जागरूक है और इतना संवेदनशील लोग हैं वहां के कि आपस में भले ही नॉर्मल लोग आपस में ज्यादा बातचीत रिश्ते नाते ना रखें
लेकिन उनकी अगर आंखों के सामने कोई इस तरह का विशेष व्यक्ति आ गया है, तो उसकी सहायता के लिए उनको कहना नहीं पड़ेगा, वो आगे से जाके उनके तत्परता से काम करेंगे, चाहे वो मेट्रो हो या कहीं और उनका स्कूल कॉलेजेस, हर जगह इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर उनके यहाँ होता है। तो जी। पता नहीं, हम इतनी विकास की बात करते हैं कि बहुत विकास हो रहा है, बहुत ज्यादा हम विकासोत्तर देश बन रहे हैं, लेकिन मुझे तो आपकी बातों से अभी तक नहीं लगा कि चलिए आज जब आप 21वीं सदी में बात कर रही हैं कि आपके बच्चे को एक राइटर नहीं मिल रहा है ना, चलिए आप जबकि स्कूल की बात करती हैं तब भी 20 साल पहले की या 15 साल पहले की बात है, बट ये तो आज की बात है ना, कॉलेज तो वो आज जा रहा है, आज आपने एडमिशन कराया, बट तब भी वहां पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लोगों के अंदर जागरूकता नहीं है, वहां के इवन स्टूडेंट्स की छोड़िए, वहां के स्टाफ के अंदर जागरूकता नहीं है कि वो इस बच्चे को किस तरह सहयोग करना है, किस तरह इसके लिए स्टूडेंट्स को प्रेरित करके इनकी मदद के लिए लाना है। तो अगर हम अपनी ही एक समाज के एक जिम्मेदार नागरिक होने की कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेंगे, तो हम कैसे उम्मीद करें हमारी आगे आने वाली जो जनरेशन है वो एक समावेशी समाज बनाएगी या हम इंक्लूजन क्रिएट करेंगे। तो इसीलिए हम लोगों ने एक लेट्स इंक्लूड करके ये शुरू किया है मुहिम कि हमें आप आपस में शामिल करिए, हम कम्युनिटी में का एक हिस्सा हैं। ये अनुभव जैसे लोग ये जोरदार पुरजोर आवाज में अपनी बात उठाएं और समाज से कहें कि नहीं, हम कोई अलग नहीं है। और जो आपने एक बात कही कि लोग बोल रहे हैं कि भाई ये इनको तो नौकरी मिल ही जाएगी क्योंकि इनका रिजर्वेशन है, तो क्या आपने देखा कि आपको कितना सारा चीजें ऊपर वाले ने पहले से ही दे के भेजा है, वो आप भूल गए, और इनको जो थोड़ा सा 3% का रिजर्वेशन मिला हुआ है और उस तक भी पहुंचने के लिए इनको कितना स्ट्रगल है, कितना संघर्ष है इनका, हम वो नहीं देख रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि इनको रिजर्वेशन है, तो हम क्यों नहीं ये देख रहे हैं कि हम कितने पहले से ही प्रिविलेज्ड हैं, हमें ऊपर वाले ने इतना कुछ बख्शा है और इनके पास अगर कुछ कमी पहले से जन्म से दे के भेजी गई है, तो अगर हम इनका सहयोग करें और कुछ इनको अवसर प्रदान करें तो क्यों नहीं, हमें करना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है, ऐसा नहीं, और इनका ये अधिकार है। तो उस अधिकार के लिए हम अगर इनको कुछ दोष दें कि भाई ये तो कुछ बहुत ज्यादा लाभ उठा लेंगे तो हम इनकी मदद क्यों करें, बहुत गंदी सोच है, बहुत बुरी सोच है, और मुझे लगता है हमें इस सोच से ऊपर उठना चाहिए। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो अभिभावकों की है कि वो अपने बच्चों को पहले से ही इस बारे में बताएं कि भाई अगर आपके आसपास कोई भी व्यक्ति जो लगता है कि जिसे हमारी सहायता की आवश्यकता है, सहयोग की आवश्यकता है, तो आगे से बढ़ के करना चाहिए, ना कि सिर्फ स्वार्थ परता की ओर आप अग्रसर हों। और मैंने देखा है कि आज का समाज बस बहुत मतलब कहते हैं ना कि बहुत सेल्फ मोटिव के प्रति ड्रिवन है, वो उधर ही जाता है जहाँ पे उसका स्वार्थ जा रहा होता है। तो मुझे लगता है निश्चित रूप से सामाजिक मूल्यों का पतन हो रहा है और हम जैसे लोगों को मिलके प्रयास करना पड़ेगा कि नहीं अब। और मुझे मालूम है जब मैं बच्चों के बीच में, अभी भी हमारा 2 दिसंबर को हमने एक डिग्री कॉलेज में एक वार्ता रखी थी जिसमें नूपुर ने जाके टॉक अपनी जिंदगी के बारे में बताया, और एक डॉक्टर दीप्ति तिवारी हैं जिनका खुद का बच्चा मानसिक मंदित है और वो एक स्कूल भी चला रही हैं। तो जब उन लोगों ने अपनी जर्नी बताई और बताया कि इस तरह, तो ऐसा नहीं, बच्चे बुरे नहीं हैं, क्योंकि जब उनके सामने ऐसी चीजें लाई ही नहीं जाएंगी, उनको संवेदनशील बनाया ही नहीं जाएगा, तो वो कैसे समझेंगे। तो उसके बाद इतनी अच्छी प्रतिक्रियाएं आई, उनके टीचर्स ने बताया कि मैम वो बच्चे इतना मतलब अंदर से द्रवित हुए और उनको लगा कि हाँ अगर हम कुछ कर सकते हैं तो हम यहाँ पे जाके इनके लिए करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि कमी कहीं हम जैसी संस्थाओं की भी है, जो शायद हम वहां पर पहुंच के जागरूकता का अभियान नहीं चला पा रहे हैं, लोगों तक इनकी बातें नहीं, इनकी आवाज, इनके हम वकालत नहीं कर पा रहे हैं मुद्दों की। तो हमारी कमी है, समाज की कमी है, टीचर्स की कमी है और माँ बाप की भी कमी है, जो हमारे पालन पोषण में हम सिर्फ ये सिखा रहे हैं कि नहीं बेटा तू खूब पढ़ ले, कोचिंग में जा, स्कूल जा और 100% मार्क्स लाने हैं, ये कंपटीशन क्लियर करना है, वो कंपटीशन, लेकिन कोई पेरेंट आज के दिन ये नहीं सिखा रहा कि नहीं तुम्हें पहले अच्छा इंसान, संवेदनशील इंसान बनना है। कि ठीक है आप ये प्रगति तो फिजिकल मीन्स में तो आप कर लेंगे, लेकिन क्या रहता है आप इंसान रह जाएंगे। तो मुझे लगता है इंसान होना हमारी पहली आवश्यकता है, उसके बाद हम पैसे कमाएं, खुद के लिए ऐश करें, सब कुछ अच्छी चीजें हैं, लेकिन हमारे आसपास भी नजर रखें कि अगर हम दूसरों को अपने साथ लेके चल सकते हैं तो उससे बेहतर और कुछ नहीं। तो अनुभव
एक्चुअली बहुत तकलीफ हुई मुझे ये सुन के कि इतनी मुश्किलों के बाद आप इस मुकाम तक पहुँचे और आगे बढ़ने के लिए फिर भी मुसीबतें कम नहीं हो रही हैं और मैं दुआ करती हूँ और साथ में आपकी बात मैं ज़रूर बहुत से लोगों तक पहुँचाऊँगी। मैं आप जो लोग भी इसको सुन रहे हों, वो कहीं पर भी हों, अगर अनुभव के लिए राइटर बनना चाहते हैं और मुज़फ्फरपुर जाकर उनके लिए लिखना चाहते हैं, तो मैं उनसे निवेदन करूँगी कि वो उनको कॉल करें, मैं उनका नंबर भी प्रोवाइड करवा दूँगी। उनको बात करें और जाके उनकी मदद करने के लिए प्लीज़ कोशिश करें, नहीं तो कोई उनका मिलने वाला वहाँ रहता हो और अगर उनको किसी प्रकार की मदद मुहैया करा सकता हो, तो प्लीज़ आप वहाँ पे ज़रूर जाएँ। चलिए अनुभव, अब मैं ये कहना चाहूँगी, हम लोगों ने इतनी सारी बातें की, तो आप पहली चीज़ तो एक अपनी बहुत अच्छी-सी जो आपके संघर्ष की कोई कविता है, तो वो ज़रूर सुनाइए और उसके बाद युवाओं के लिए अगर आप कोई संदेश देना चाहते हैं, तो वो भी ज़रूर दीजिए। हाँ मैम, जो कविता आपने परिचय में 2 लाइन सुनाई थी, जी, वो जी। मे मेरे साथ जो हुआ हो रहा है हुँ, इन हुँ। दिनों, उससे उससे बहुत मेल खाती है और लोगों को प्रेरणा भी देगी। जी, बिल्कुल, मैं स्वागत है, आप सुनाएँ। इस दुनिया में अकेला चलना अब मैं सीख रहा हूँ। इस दुनिया में अकेला चलना अब मैं सीख रहा हूँ। मेरे संग है मेरी उदासी, मेरे संग है मेरी उदासी, मेरा एकाकीपन है। मेरे संग है मेरी उदासी, मेरा एकाकीपन है। दरवाजे हैं बंद सभी और रंगहीन जीवन है। दरवाजे हैं बंद सभी और रंगहीन जीवन है। इस घुटन के विष को पीना अब मैं सीख रहा हूँ। इस घुटन के विष को पीना अब मैं सीख रहा हूँ। इस दुनिया में अकेला चलना अब मैं सीख रहा हूँ। इस दुनिया में अकेला चलना अब मैं सीख रहा हूँ। शहर दौड़ता तेज गति से, शहर दौड़ता तेज गति से मुझ तक आकर थमता। शहर दौड़ता तेज गति से मुझ तक आकर थमता। बहुत सी बातें लिखी किताब में, बहुत सी बातें लिखी किताब में पर देखी ना सकता। बहुत सी बातें लिखी किताब में पर देखी ना सकता। इस समाज में कैसे रहना, इस समाज में कैसे रहना अब मैं सीख रहा हूँ। इस समाज में कैसे रहना अब मैं सीख रहा हूँ। इस दुनिया में अकेला चलना अब मैं सीख रहा हूँ। इस दुनिया में अकेला चलना अब मैं सीख रहा हूँ। दया पात्र बनकर होता, दया पात्र बनकर हो, तुम क्या जानो दया पात्र बनकर होता क्या जीना। तुम क्या जानो दया पात्र बनकर होता क्या जीना। अपना स्वाभिमान मारकर, अपना स्वाभिमान मारकर खुद पर ही फिर हंसना। अपना स्वाभिमान मारकर खुद पर ही फिर हंसना। मर मर के कैसे है जीना अब मैं सीख रहा हूँ। मर मर के कैसे है जीना अब मैं सीख रहा हूँ। इस दुनिया में अकेला चलना अब मैं सीख रहा हूँ। इस दुनिया में अकेला चलना अब मैं सीख रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत, मैम। बहुत पीड़ादायी कविता है आपकी कि तुम क्या जानो, दया पात्र बनकर जीना और घुटन के विष को पीना सीख रहा हूँ। क्या बात है भई, आपके पूरा दर्द उतर आया है आपकी कविता में। देखा आपने, हमने कितना दर्द दिया है अनुभव को, जो उनकी कविता में स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है। तो जी। आप क्या कहना चाहेंगे आज के अपने मित्रों से, अपने युवा मित्रों से, अपने उम्र के लोगों से? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि समाज में जागरूकता की हम जैसे बच्चों को लेके बहुत कमी है। तो मैं बस ये कहना चाहूँगा कि अगर हमें भी अगर मौका मिले, कुछ अवसर हमें मिले, तो हम भी कर सकते हैं। हम लोग भले ही हमारा शरीर काम नहीं करता, पर हम आप लोगों से अलग नहीं है। अगर लोग ऐसा समझते हैं कि अरे ये तो पागल है, कुछ नहीं कर सकता है, हाथ पैर काम नहीं करता है, लंगड़ा लूला ये सब जो मेंटेलिटी होती है, मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर हमें भी मौका मिले तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम आप लोगों से हम अलग नहीं है, हम हमें भी प्रतिभा है। हाँ, भगवान ने हमें कोई चीज कम दी है तो उसमें तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ अगर आप हमें भी स्थान दे, अपने जैसा समझे और हमें भी सहयोग करे, हमें भी मौका दे, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और जितने भी मेरे जो ऐसे भाई बहन है जो मुझे देख रहे हैं, तो मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि आप अपने आप को प्रेरित करें, अपने आप को। आपके अंदर भी बहुत प्रतिभा है, अगर आप चाहें तो आप भी
बहुत कुछ कर सकते हैं। आप लोग किसी से कम नहीं, अपने अंदर की प्रतिभा को आप पहचानिए। और मैम एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि आपने परिचय में कहा था कि मैं एक डिसेबिलिटी कमिश्नर भी रहा हूँ। एक दिन का डिसेबिलिटी कमिश्नर भी मैं रहा हूँ। तो इस बात के लिए मैं आदरणीय शिवाजी सर का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो उन्होंने मुझे बुलाया था प्रोग्राम में और फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि बताओ कि तुम्हारी क्या समस्या है? तो फिर मैंने उनको बताया था कि हमारे जैसे बच्चों के लिए रैंप नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है। हम जहाँ भी जाते हैं, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे जो हमारी रिज़र्व सीट है, वहाँ पे दूसरे यात्री मतलब बैठ जाते हैं। फिर उससे बहस करनी पड़ती है कि आप उठिए, ये हमारी सीट है। तो ऐसी बहुत सारी समस्या मैंने उनको बताई थी। तो फिर उन्होंने उसी समय प्रेस वालों को बुलाकर मेरा इंटरव्यू लिया था और फिर मैंने 2 आदेश भी पारित किए थे। मेरा जो पहला आदेश था वो ये था कि जो हमारे स्कूल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है, हमारे स्कूल में जो जो हमारे स्कूल में रैंप नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है, व्हीलचेयर नहीं है, टॉयलेट की प्रॉब्लम है। हमारे स्कूल में डिसेबल्स के लिए टॉयलेट नहीं है। तो इन सारी चीज़ों पे थोड़ा ध्यान दिया जाए और हमें बसों में जाते हैं तो हमको सीट नहीं मिलती है। ऐसे बोलते हैं कि अगली बस ले लीजिए। या नहीं है मतलब सपोर्ट हमें मिलता है। तो मैंने कहा था कि जो दिव्यांग लोगों की जो सीट होती है वो आरक्षित करवाई जाए कि अगर कोई दिव्यांग आए तो उसको उसकी सीट पर बैठाकर सम्मान के साथ ले जाया जाए। तो ये मैंने आदेश पारित किया था और उन्होंने मेरे से वादा भी किया था शिवाजी सर ने कि ये जो आदेश तुमने बोला है वो पारित हो जाएँगे और आप विश्वास नहीं कीजिएगा 1 महीने के अंदर 1 महीने के अंदर वो आदेश पारित भी हो गए और सारा काम भी हो गया। और अरे वाह! मैं जो हमारी युवा पीढ़ी है उसको उनको मैं कहना चाहूँगा कि सब सपने आप देखा करें, जब तक आप सपने नहीं देखेंगे तब तक वो सच नहीं होंगे। और इसमें मैंने एक कविता भी लिखी है, सुनाइए। अगर आप इजाज़त दें तो। बिल्कुल, बिल्कुल, स्वागत है। आजकल मेरे सपनों में रोज़ आते हैं, आजकल मेरे सपनों में रोज़ आते हैं। नदी, पहाड़, हवाई जहाज, खेल के मैदान, लंबे-लंबे रास्ते और नृत्य करते लोग। आजकल मेरे सपनों में रोज़ आते हैं नदी, पहाड़, हवाई जहाज, खेल के मैदान, लंबे-लंबे रास्ते और नृत्य करते लोग। मैं चाहता हूँ चढ़ जाऊँ पहाड़ की किसी चोटी पर, मैं चाहता हूँ चढ़ जाऊँ पहाड़ की किसी चोटी पर, तैर कर पार कर लूँ किसी नदी को, तैर कर पार कर लूँ किसी नदी को, चल पड़ूँ किसी का हाथ थामे लंबे रास्तों पर, चल पड़ूँ किसी का हाथ थामे लंबे रास्तों पर, खेल लूँ फुटबॉल का कोई मैच, खेल लूँ फुटबॉल का कोई मैच, कर लूँ हवाई जहाज से पूरे विश्व का भ्रमण, कर लूँ हवाई जहाज से पूरे विश्व का भ्रमण, झूम लूँ जीवन की थिरकन लिए समय के संगीत पर, स्वप्न टूटने से पहले, झूम लूँ जीवन की थिरकन लिए समय के संगीत पर, स्वप्न टूटने से पहले। तो ये मैंने कविता लिखी थी। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता। ईश्वर करे आपका ये स्वप्न साकार हो। आरती जी मैं क्या आस्था दीपाली इनकी बहन हैं। अनुभव राज की क्या वो उपलब्ध हैं वहाँ पर? जी। हाँ, हाय आस्था, कैसी हैं आप? नमस्ते। जी, ये जी। आस्था अनुभव की बहन है और दिल्ली में अध्ययनरत हैं आप ना? आप शायद संगीत में शिक्षा ले रही हैं। अब तो मैम मैं टीचर बन गई हूँ। ओह माय गॉड!
बधाई हो, बधाई हो। जी बहुत सुंदर गायन भी आपके कई गीत सुने हैं मैंने, दूरदर्शन पे प्रस्तुति भी देखी है, बल्कि डांस भी करती हो आप आई थिंक, है ना? जी। मैं पिछले कुछ सालों से दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ रही थी। वहाँ हुँ, से हुँ। मैंने स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है, हिंदी ओके। साहित्य से। और उसके बाद ही बीपीएससी द्वारा टीचर की बहाली निकली थी। तो हुँ, हुँ, हुँ। मैंने उसमें अप्लाई किया था और मैं नृत्य शिक्षिका बनी हूँ। अरे वाह! तो आप कहाँ और पर इस समय पोस्टेड हैं? अभी मैं मुज़फ़्फ़रपुर में ही पोस्टेड हूँ अरे और वाह! फिर तो बहुत अच्छा नृत्य है। की शिक्षा स्वर्गीय पंडित बिरजू महाराज जी से ही प्राप्त की थी। क्या बात है! तो और बहुत अच्छा लगा। जी, उनके शिष्य द्वारा मैंने बचपन में नृत्य सीखा और दिल्ली में भी मैंने कुछ दिनों वहाँ सीखा। क्या बात है, क्या बात है! बहुत टैलेंटेड हैं आप, जैसे अनुभव हैं, उनसे वैसे ही आप भी टैलेंटेड हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी आस्था, मैंने आपको इसलिए बुलाया कि बचपन में जब अनुभव के साथ आपका अनुभव कैसा रहा? और आपको किन परेशान क्या लगता था कि आपको अपने आस-पास लोगों की प्रतिक्रियाएँ, क्या उन्होंने कभी आपको झिंझोड़ा, कभी आपको उनसे परेशानी हुई? और आपको क्या लगता है कि एज़ ए सिबलिंग अ, हम क्या कर सकते हैं अपने भाई-बहन के लिए? क्योंकि जिन परिवारों में ऐसे विशिष्ट बच्चे हैं, तो उनके भाई-बहनों की क्या कर्तव्य होते हैं? और अगर आस-पास से उनको सही वातावरण नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए वो क्या कर सकते हैं? ये मैं आपसे जानना चाहूँगी। जी, जब मैं छोटी थी तब अनुभव पैदा हुआ था और क्योंकि मुझे संगीत में भी रुचि काफ़ी थी, तो मैं हमेशा संगीत और नृत्य करके अनुभव को दिखाया करती थी और कोशिश करती थी कि वो भी एक दिन गाए और मेरे साथ गाए। तो ये और कविताएँ वग़ैरह जो हम लोग का एक सामूहिक बैठक होता था, जिसमें हम सभी जो भी सीखते थे, वो एक-दूसरे के साथ साझा करते थे। तो अनुभव के साथ भी मैंने वही किया, मैं गाती थी, अनुभव सुनता था और कविताएँ, नृत्य जो भी मैं सीखा करती थी और अनुभव को भी दिखाया करती थी। और अ, और समाज में ये है कि मुझे वैसे उतना पता नहीं चला क्योंकि मैं बच्ची ही थी, तो मुझे लगता था कि हाँ, ये भी एक पार्ट ही है हमारे फैमिली का, कुछ अलग में महसूस नहीं होता था मुझे। हुँ, लेकिन हुँ। हाँ, एक टाइम के बाद जब मैं स्कूल जाया करती थी, तो धीरे-धीरे मुझे लगता था कि शायद ये थोड़ा अलग बच्चा है क्या? तो आपस में भी जो हमारी फ्रेंड्स हैं, जो हमारा फ्रेंड सर्कल है, उसमें भी बातें होती थी, लेकिन मुझे कभी इन सारी बातों के लिए उतना दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा कि लोग नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि जब मैं खुद एक्सेप्ट कर रही थी, तो मेरे फ्रेंड सर्कल भी जानते हैं कि हाँ, वो ऐसा ही है और हुँ, वो भी बहुत खुश होते थे मिलके। वो जब भी आते थे अरे! मेरे घर या उनको भी लगता था कि अरे, अनुभव से मिलने चलते हैं या अनुभव से बात करते हैं। तो मेरे फ्रेंड सर्कल में कभी भी दिक्कत नहीं रहा कि किसी चुनौती का सामना करना पड़ा। हाँ, लेकिन बाकी समाज में जैसे शुरुआत में पढ़ाई के लिए काफ़ी दिक्कत हुई। स्कूल्स में जैसे लोग बोलते थे कि नहीं हो पाएगा, यहाँ पे नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि दूसरे बच्चों को परेशानी हो रही है। तो ये सब हुँ, परेशानी रहती थी। फिर जब मैं दिल्ली गई तो जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ती थी तो वहाँ पे कॉलेजेस में सोसाइटीज़ होती थी, जो डिसेबल बच्चों के लिए ही फ़ॉर्म की हुँ, जाती थी। हुँ, तो हुँ, वहाँ हुँ। पे राइटर्स की समस्या जैसे अभी फेस करना पड़ रहा है, तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता था। बच्चे ऑलरेडी वॉलंटियर करते थे, कोई स्क्राइब की नीड होती थी, हुँ, पेमेंट हुँ, तो अलग ही बात है, लेकिन वो खुद से वॉलंटियर करना चाहते थे क्योंकि वो एक हुँ, सोसाइटी था। सब लोग अपने मन से इनिशिएट करते थे कि हाँ, अगर कोई हमारे कॉलेज के बच्चे हैं जो दिव्यांग हैं, तो उनको अगर स्क्राइब की ज़रूरत है तो अवेलेबल हो जाता था। तो मैंने सजेस्ट किया कि मम्मी यहाँ पे अच्छा रहेगा कि अनुभव भी दिल्ली विश्वविद्यालय में ही पढ़े ताकि उसका एक मेजर जो प्रॉब्लम है स्क्राइब का वो सॉर्ट हो हुँ, जाए। हुँ, हुँ। क्योंकि मम्मी का जॉब यहाँ पर है तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है बहुत कि मुश्किल है क्योंकि वही वाला चीज़ क्योंकि वो अभी पूरी तरह इंडिपेंडेंट नहीं है, तो वहाँ पर रखना फिर एक और है मुश्किल हो जाएगी मम्मी के लिए। तो निश्चित रूप से लेकिन मुझे लगता है जो जैसे मम्मी से भी यही पता लगा, आपसे भी यही पता लगा कि तो ये ऐसा नहीं है कि हर कोई दिल्ली तो नहीं जा सकता है, बात अनुभव की नहीं है। बात और भी लोगों की चलिए मान लीजिए आप अफ़ोर्ड कर भी लें, वहाँ भेज भी दें, किसी तरह मम्मी अरेंजमेंट कर दें, मगर क्या एक अनुभव के दिल्ली जाने से बाकी बच्चों की समस्याएँ बाकी लोगों की हल हो जाएँगी? नहीं ना। तो हमें किसी समस्या को खुद तक सीमित नहीं रखना।
हमें सिर्फ ये नहीं सोचना, अब जैसे अनुभव की समस्या आई, तो हमको ये समस्या समझना चाहिए हमारे सामने एक प्रॉब्लम आई है, और जब हमारे सामने आई है तो अनुभव जैसे दूसरे लोगों के सामने भी होगी। तो मुझे तो ये लगता है कि बल्कि आप अगर मुजफ्फरपुर में हैं, ये और अच्छी बात है, और आपका अपना वहाँ का अनुभव भी है। तो जैसे मैं कानपुर में हूँ, या मैं और भी लोगों से, जो और भी शहरों में लोग हैं, लखनऊ में मेरे मित्र हैं जो ख्वाहिश फाउंडेशन के सदस्य हैं, तो ऐसे ही, और तो कहते हैं ना, एक जोत से जोत जलती जाती है। तो अगर आप मुजफ्फरनगर में जो आपका दिल्ली का अनुभव है, वहां के कॉलेजेस में जाके, स्कूल्स में जाके शेयर करें, वहां के मैनेजमेंट से बात करें कि इस तरह का बनाइए, और हमारे शहर में ही क्यों नहीं ऐसा हो कि हम यहीं पे अवेलेबल करा सकें। तो मुझे लगता है आपको, एक तो आप टीचिंग जॉब में भी हैं, तो टीचर का काम तो वैसा ही है कि सोसाइटी को शिक्षित करना। तो हर तरह की शिक्षा केवल किताबी नहीं होती है, शिक्षा जो है अनुभव की भी होती है और संवेदनशीलता की भी दी जाती है। और जब बच्चे स्कूल में होते हैं तभी वो ज्यादा ये सब सीख सकते हैं। फिर तो जब बड़े हो गए तो आप कुछ भी करते रहो कि फिर उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, तो वो तो कच्ची मिट्टी के साथ आप जितना उसको शेप दे लो। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि आपके सामने खुद अपने भाई की समस्या है, तो जैसे मम्मी उसके लिए स्ट्रगल कर रही हैं, केवल अपने लिए नहीं बल्कि इनके जैसे दूसरे लोगों के लिए भी आप एक, क्यों नहीं एक बीज ही बोएं उसके लिए, कि एक वृक्ष बने, और एक दिन ऐसा हो कि अनुभव तो हो सकता है उस फेज से गुजर जाए, लेकिन जो पीछे आने वाली पौध है वो भी अच्छे से पुष्पित पल्लवित होती रहे और उनको भी सहयोग मिले। तो आपसे ये निवेदन, और कानपुर में भी अच्छा हुआ मेरे सामने ये समस्या आई, और मैं कानपुर में भी कोशिश करूंगी कि इस तरह के वॉलंटियर्स की लिस्ट वो टीम बनाऊं, कि जो लोग इस तरह के जो भी समस्या हो तो उसके लिए वो जाकर वहां पर इस तरह के लोगों को जरूरत पे काम आ सके। भले ही वो उसके लिए पेमेंट लें, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम संवेदनशीलता और उनके अंदर योग्यता भी होनी चाहिए। तो मेन थैंक यू दिक्कत दीपाली। जो छोटा शहर है ना, वहाँ पे लोग जागरूक कम हैं। दिल्ली में हाँ, दिल्ली में ये है कि थोड़ा वेस्टर्न प्रभाव दिल्ली में हाँ, पहले आ रहा है। ज़्यादा तो है, बिल्कुल, वहाँ बिल्कुल। के लोग, वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ के स्कूल्स है, वो वहाँ पे काफ़ी जागरूकता है। और यहाँ अब पे लोग, ये होता है कि ना लोग समझना भी नहीं चाहते हैं, ना जानना चाहते हैं। उनको लगता है कि नहीं, रहने दीजिए, हम जैसे जी रहे हैं वैसे ही ठीक है। तो हाँ, कुछ नया तो सुनना भी नहीं चाहते हैं। तो हाँ, मुझे पता है वो मानसिकता। सुनना नहीं चाहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, अगर हम सुनाना चाहेंगे, अगर हम सुनाएँगे, कहते नहीं है, आप एक बारी किसी चीज़ को आपको काटना है, पेड़ काटने गए या लोहा काटने गए, उस पे आप एक बार हथौड़ा मारोगे तो वो नहीं टूटेगा। उस पे एक दाग पड़ेगा छोटा-सा, बिल्कुल लाइट सा, और उसके आप दोबारा, तिबारा, चौबारा आप जितनी बार उस पे ठोकते रहोगे, हथौड़ा मारते रहोगे, एक समय ऐसा आएगा कि वो लोहा टूटेगा, उसे टूटना पड़ेगा। तो और मुझे हम ये अगर लगता है कि मेरे द्वारा ही लोग हैं जो अब जो मुझे जान रहे हैं, वो ऑब्वियसली मेरे भाई को जान रहे हैं। वैसे ही जो हाँ, मम्मी को जानते हैं, वो ऑब्वियसली अनुभव को जानते हैं। तो कम से कम हाँ, उतने लोग अच्छे से जान पा रहे हैं कि क्या बिल्कुल। चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं और क्या-क्या नीड होती है। तो हुँ। ये थोड़ा-सा पॉज़िटिव मुझे साइड लगता है हाँ, इसका वो भी। तो ख़ैर नो डाउट बहुत अच्छा है, वो लेकिन काफ़ी उसके अलावा इनके लिए जो सहयोग लाना, इतना सबके बाद भी सहयोग तो नहीं हो पा रहा है ना। इतने जानने के बाद भी, क्योंकि मम्मी का मैं जानती हूँ बहुत बड़ा सर्कल है। अगर इतने बड़े सर्कल और इतने प्रभाव के बाद भी हम अनुभव के लिए एक राइटर नहीं ला पा रहे हैं, तो ये बहुत चिंतनीय विषय है ना? तो ऐसा जानना क्या, कि अगर हमें वक़्त पड़ने पर किसी का सहयोग ना मिले, तो हमें उस जानने को इस लेवल तक लोगों को संवेदनशील बनाना है, कोशिश करनी। मैं ये नहीं कह रही हूँ हम किसी को बदलाव, हम कुछ नहीं होते हैं, जब तक लोग परिवर्तित ना होना चाहे हम नहीं कर सकते हैं। मगर मेरा अपना ये मानना है, इनपुट तो हम दे ही सकते हैं, आउटपुट तो वो फिर कहते हैं ना, हमारे गीता में भी कहा गया है कि कर्म करना हमारा के कर्म करने में हमारा हाथ है, हम कर सकते हैं, हमारा जोर है, लेकिन फल हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन मुझे इतना भी मालूम है कि अगर हम लगातार एक उद्देश्य को लेके चलते रहेंगे, तो कभी ना कभी वो हासिल होगा। जैसे अनुभव आज यहाँ तक पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे आप लोगों ने कर्म किया है, बहुत इनके पीछे लगी हैं आप। तो ऐसे ही जब इनके पीछे लेके इनको यहाँ तक पहुंच गए, और अब लग रहा है इस स्टेज पे आके ये समस्या आई है, तो क्यों नहीं इस समस्या के लिए, इस समस्या को एक मशाल बना के हम जलाएं, और इतनी जोर की मशाल जलाएं कि उससे उसकी रोशनी इतनी तेज हो कि लोग अपने आप उसके अंदर आना चाहें, और उसकी रोशनी में, और कहना चाहें नहीं हम भी इसका हिस्सा बनेंगे। तो इट डिपेंड्स ऑन अस कि हम क्या कर रहे हैं। और जो बात आपने कही कि वेस्टर्न प्रभाव,
तो हम कितने देखें ना हमारे समाज में कितना दोगलापन है इस जगह पर कि हम एक तरफ कहते हैं वेस्टर्न कितना खराब है वेस्टर्न कल्चर, तो कहीं ना कहीं वो तो हम अडॉप्ट कर रहे हैं, हम डीजे चला रहे हैं, हम पार्टीज कर रहे हैं, हम जीन्स पहन रहे हैं, लेकिन जो वेस्टर्न कल्चर जो इतना सेंसिटिव है, जो इतने लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहता है, संवेदनशील है, वो हमें नहीं नजर आ रहा, हम वो नहीं बन रहे हैं। हम जो उनकी वैसी चीजें हैं जो केवल ऊपरी आवरण है वो हम जी। स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन जो आंतरिक चीजें हैं वो हम नहीं स्वीकार कर रहे हैं और उनको बुरा कहते हैं। लेकिन अभी आप ही के मुंह से निकला कि वेस्टर्न कल्चर का प्रभाव है वहां पर, इसलिए वहां मदद मिल जाती है। तो इसीलिए हम किसी भी कल्चर को, चाहे हिंदुस्तानी है चाहे पाश्चात्य है, दोनों ही सभ्यता संस्कृति हर जगह जहां पर भी हर जगह हर तरह के लोग होते हैं, और हम किसी की बुराई भी ना करें और जो अच्छाइयां हैं वो अपनाएं, है ना? तो जैसे आप दिल्ली में देख के आई और शायद इसीलिए आपको मुजफ्फरपुर भेजा गया है वापस, कि आप जो वहां पर देख के आई हैं वैसा कल्चर यहाँ पर भी डेवलप करें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अनुभव ही नहीं, अनुभव के जैसे और लोगों के लिए भी काम करेंगी। बिल्कुल, वैसे तो मुझे पता है आप बहुत व्यस्त होंगी एक मैं टीचर का देखती आप। हूँ जी, जी। जी, तो विद्यालय मैं में भी कई आपसे बच्चे हैं जो विकलांग है, जो दिव्यांग है, तो मुझे उनमें एक ख़ास बात लगती है कि वो अपने आप को ना कम नहीं मानते हैं किसी से भी। वो बिल्कुल और क्यों माने? मानते हैं कि मैं बिल्कुल और सक्षम हूँ कि मैं सारी चीज़ें कर हाँ, सकती हूँ। जैसे मेरे बिल्कुल, क्लास में जो बच्चे हैं, वो ऐसे कि हाँ मैम आप जो सिखाइएगा हम सीखेंगे और वो चाहते हैं कि वो बहुत अच्छा करें और वो हुँ, बिल्कुल बराबरी के दावेदार मानते हैं खुद को, जो मुझे बहुत अच्छी बात लगती है कि हौसला कम नहीं होना चाहिए। भले ही बिल्कुल, कुछ 1 चीज़ कमी है या 2 चीज़ कमी है, पर प्लस पॉइंट ये है कि उनमें हौसला बहुत होता है। मैं अनुभव के साथ भी यही देखती हूँ कि उसके अंदर भी हौसला बहुत है, बहुत पॉज़िटिव रहता है और उसी टाइम पे इमोशनल और सेंसिटिव भी काफ़ी है। तो बिल्कुल। ये मैं अब धीरे-धीरे काफ़ी जब मैं विद्यालय जाती हूँ, तो मैं और बच्चों से मिलती हूँ, तो मुझे लगता है कि हाँ, कुछ तो ख़ास बात है इन सारे बच्चों में भी कुछ तो एक विशेष बात उनके अंदर होती ही है। बिल्कुल, बिल्कुल, हर एक के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर कुछ विशेष बात होती है, तो इनके अंदर क्यों नहीं होगी? ज़रूर होगी। बस ज़रूरत है तो उसको पहचानने की, उसको उभारने की, उसको अवसर प्रदान करने की। बाकी मैं हमेशा कहती हूँ कि हमें दया नहीं, सहयोग चाहिए। और जो आपने बात हौसलों की, तो आपको बता दूँ हमने इस प्रोग्राम का नाम भी रखा है परवाज़ हौसलों की। तो हौसलों की परवाज़ वाले लोग ही इसमें आते हैं और अनुभव के हौसले निश्चित रूप से बहुत ऊँची उड़ान पर हैं, और हमारा पूरा दुआएँ हैं उनके साथ कि बहुत आगे तक जाएँ। और आपकी मम्मी के द्वारा भी आप क्या संदेश देना चाहेंगी अपने उम्र के लोगों को? मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि क्योंकि हम अब युवा हैं, तो हमें थोड़ा-सा और जागरूक होना चाहिए और अपने समाज को और बारीकी से देखना चाहिए कि किस तरीके से विचारधारा है पहले की कैसे रही है और क्या बदलाव आए हैं और हम उसमें और क्या ऐड कर सकते हैं। और हमारा बिल्कुल, सोच किस तरीके का होना चाहिए और समाज में जितने भी जिस प्रकार के लोग हैं, चाहे किसी भी परेशानी से वो जूझ रहे हों, तो आज के डेट पे जो मुझे लगता है कि मेंटल हेल्थ के लिए जो इतना बातें हो रही हैं, तो एक तो वो है और बाकी मुझे लगता है कि सभी को प्रोत्साहन की ज़रूरत होती है और ख़ासकर जो विशेष बच्चे हैं, उनको तो और ज़्यादा ज़रूरत होती है और मुझे लगता है कि सभी को एक अवसर बिल्कुल मिलना चाहिए और मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि स सब कोई साथ में रहे और एक-दूसरे का मदद करते रहे, सहायता करते रहे और खुद भी आगे बढ़े और सबको आगे बढ़ने के लिए सहायता प्रदान ज़रूर करें। वेरी गुड। बहुत ही अच्छा संदेश है आपका, और अब मैं अनुभव की माताश्री से मिलना चाहूँगी। उनका भी चाहूँगी कि वो क्या कहना चाहती हैं समाज से, क्या संदेश देना चाहती हैं? थैंक यू दीपाली, आस्था। जी। जी, आरती जी, मैं ये चाहूँगी इतनी सारी परेशानियों से रूबरू होते हुए, आप क्या कहना चाहेंगी हमारे सम्मानित समाज के नागरिकों से? जी, सबसे पहली बात है कि जो ईश्वर ने प्रदान किया, आपकी झोली में जिस तरीके के बच्चे को दिया, उसको आप ईश्वर का प्रसाद अगर मानकर स्वीकार करते हैं, तो फिर आपको कोई गिला-शिकवा नहीं रहता है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, हमारी किस्मत में ऐसा क्यों है। सबसे पहले अगर ये बात निकल जाए कि हो सकता है आप विशेष हों या आप
की सेवा की ज़्यादा ज़रूरत है वैसे बच्चों को, इसलिए आपके झोली में वैसे बच्चे आए हैं। तो एक सकारात्मक सोच के साथ हम उसका पालन-पोषण कर पाएँगे। दूसरी बात ये है कि आपके अंदर जब ऊर्जा रहेगी, हौसला रहेगा और आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाएँगे, तो आप अपने बच्चे की परवरिश कर पाएँगे। तो अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करें, जो भी परेशानी आती है, जब प्रॉब्लम आती है तो उसके हम सॉल्यूशन की ओर ध्यान देते हैं, सिर्फ़ प्रॉब्लम्स को नहीं रोते रहते हैं। तो जैसे हमने बहुत से रिसर्च किया और बहुत सारे मेडिकल फील्ड के अलग-अलग विधाओं में देखा कि क्या प्रॉब्लम है, क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। बहुत सारी काउंसलिंग क्लासेस अटेंड की और खुद को भी बहुत इसके लिए योग्य बनाया कि हम ऐसे बच्चों की मदद कर सकें। और जब आप अपने बच्चों से शुरुआत करते हैं, तो फिर समाज में इतने सारे जितने भी बच्चे होते हैं, फिर आप जिस प्रोफ़ेशन में हैं, आप मदद करते ही जाते हैं, आप बेहतर समझ पाते हैं। और कहीं न कहीं मुझे आज के टाइम में ऐसा लगता है कि हम मैथ्स, साइंस और केमिस्ट्री और ऐसे विषयों के पीछे जो भागते हैं, उसका एप्लीकेशन पता नहीं कितना हो पाता है। लेकिन अगर हम साइकोलॉजी ना पढ़ें, जो ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी है, जब हम एक-दूसरे को ही नहीं जान पा रहे हैं, ह्यूमन सोसाइटी में रहना है, एक-दूसरे से इंटरैक्ट करना है, पर हम एक-दूसरे के बिहेवियर को नहीं समझ पाते हैं, उसके इमोशंस को नहीं समझ पाते हैं, सेंसिटिव नहीं हो पाते हैं, तो फिर काहे बात की इतनी पढ़ाई। तो ये थोड़ा-सा अब आज मुझे ये अनुभव होता है और मैं कई बार बच्चों को बोलती भी हूँ कि एप्लीकेशन पे ध्यान दो और ह्यूमन बिहेवियर पढ़ो। चाहे वो चाइल्ड का हो या फिर युवाओं का हो, एडल्ट का हो, क्योंकि हम उन्हीं के बीच में रहते हैं, उनसे सीखना होता है। तो मैं माता-पिता सभी जो भी अभिभावक हैं, उनसे ये कहना चाहती हूँ कि हमें शिक्षा का अधिकार और भी बहुत सारे अधिकार, मौलिक अधिकार हैं, लेकिन जीने का अधिकार जो है, उसको हमको थोड़ा इस तरह का योग्य बनाना है कि बच्चे जी सकें और सर उठा के जी सकें। हमें उनमें इतनी सकारात्मक सोच डालनी है, हौसला डालना है, साहस डालना है कि उन्हें यह ना लगे कि हम किसी भी प्रकार से कमतर हैं या हम योग्य नहीं हैं इस समाज में उठने-बैठने लायक। और आपका प्रेम, आपका सहयोग ही उनका संबल है, क्योंकि ऐसे बच्चे बहुत इमोशनल होते हैं और बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं, बहुत जल्दी इनका दिल टूट भी जाता है। तो बाकी कुछ करें ना करें, इनको अंदर से आप स्ट्रॉन्ग बनाएँ, तभी ये बाहर के जितने भी आंधी-तूफ़ान हैं, वो उसको आराम से झेल सकेंगे, इतना हौसला तो आपको देना होगा। तो अभिभावक अगर ये सोच लें, अपने बच्चे की प्रतिभा पहचानें, उनको प्यार से परवरिश दें, तो ज़रूर उनके बच्चे भी उनका नाम रोशन करेंगे और अपने जीने को बोझ नहीं समझेंगे। वो जी पाएँगे, खुशी-खुशी हर पल का आनंद उठा पाएँगे। जी, और जैसे अनुभव की जो पंक्ति आपने शुरू में पढ़ी कि माना हूँ कमज़ोर मगर मैं हूँ मजबूर नहीं, मंज़िल मेरी बहुत कठिन है लेकिन दूर नहीं। तो ये दूर फिर नहीं, बच्चे ऐसे ही बोलेंगे कि ठीक है, बिल्कुल। कमज़ोरी तो है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन मैं लगा हुआ हूँ, इस दौड़ में शामिल हूँ, तो बस थोड़ी देर ही से सही, लेकिन हम भी मंज़िल तक पहुँच ही जाएँगे। बिल्कुल, 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 बहुत अच्छा कहा आपने आरती जी। बिल्कुल अभिभावकों के लिए ये प्रेरणा स्वरूप बातें की हैं आपने और निश्चित रूप से मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी ये बातें अभिभावक सुनेंगे जिनके पास विशेष बच्चे हैं किसी कारण से। तो ईश्वर ने उन्हें इस काबिल समझा है कि वो सेवा अच्छे से कर पाएँगे, उनकी परवरिश अच्छे से कर पाएँगे, तभी शायद उन्होंने उनको चुना है इस काम के लिए। और देखिए आरती जी कितनी भली प्रकार इस कार्य को अंजाम दे रही हैं और अनुभव के अंदर आपने देखा कि किस प्रकार इतना आत्मविश्वास कूट-कूट कर भरा हुआ है और अनुभव को देख के कहीं से नहीं लग रहा कि ये इतनी परेशानियों से, आंधी-तूफानों से होकर गुज़र कर आए हैं और इतनी सुंदर कविताओं का सृजन करके वो अपना सारा मन मन का मैल निकाल देते हैं धो-धो के। और मैं तो यही कहूँगी जो साइकोलॉजी की बात की आरती जी ने कि कैथार्सिस हो जाता है इनका कविताओं के द्वारा। कि वो जो है अपने मन की बातें कागज़ पे उतार के अपनी मम्मा से कह के सारे कुछ फिर वो निर्मल हो जाते हैं और फिर से जीवन जीने के लिए तत्पर हो जाते हैं कि नहीं अब मेरे को और कदम आगे बढ़ाने हैं। तो निश्चित रूप से आज की बातें बहुत अच्छी हमारा ये वार्तालाप रहा और इसके लिए बहुत कुछ सीखने का जो मुझे समझ में आया कि एक तो पेरेंट्स को कोई हौसला नहीं हारना, उन्हें हर कदम पे नई चीज़ें ढूँढनी है, तलाशनी है कि उनके बच्चे
किस रास्ते से आगे बढ़ सकते हैं और किस तरह उन्हें आगे बढ़ाया जा सकता है। उसके साथ ही समाज का ये उत्तरदायित्व है कि जहाँ पर हमारे आस-पास कोई भी विशेष व्यक्ति, विशेष बच्चे नज़र आ रहे हैं, उनके अभिभावक नज़र आ रहे हैं, उनके प्रति उपेक्षापूर्ण दृष्टि ना रखते हुए अगर सहयोग नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उनके रास्ते में बाधाएँ ना पैदा करें और कोशिश करें कि समाज का वातावरण, हमारे आस-पास का इंफ्रास्ट्रक्चर सरकारों की ज़िम्मेदारी है कि वो वैसा डेवलप करें। अगर आप कॉलेज, स्कूल कुछ भी बना रहे हैं, बहुत आसान है कोई बिल्डिंग खड़ी कर देना, लेकिन वो बिल्डिंग सबके लिए उपयोगी हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाए क्योंकि सरकार आज बहुत ज़ोर दे रही है, लेकिन कानून तो सरकार बना सकती है, लेकिन उन्हें लागू करने के लिए हम सबको ध्यान देना पड़ेगा। जब तक हम सब उस पे ध्यान नहीं देंगे और ये चीज़ें लोगों तक नहीं पहुँचाएँगे, हमारा समाज कभी परिवर्तित नहीं होगा और जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं, उनके लिए जीवन हमेशा दुश्वार ही रहेगा, मुश्किल ही रहेगा। तो इनकी मुश्किलें अगर आसान करनी है, तो हम सबके दिलों में एक संवेदनशीलता होना बहुत आवश्यक है और जब भी कोई हो तो उनके लिए सहायता के लिए, सहयोग के लिए सदैव तत्पर रहें और दया करने से कुछ नहीं होने वाला है और दया उन्हें चाहिए भी नहीं। क्यों आरती जी, मैं सही कह रही हूँ ना? क्योंकि यस, दया का क्या मतलब है भई? आप उनकी परेशानी को केवल महसूस कीजिए कि अगर यस, आप उस जगह होते तो आपके साथ क्या होता? तब शायद आप ज़्यादा बेहतर इसे कहते हैं एम्पैथी। अगर यस। सिम्पैथी की जगह एम्पैथी को अप्लाई कर लिया जाए, तो मुझे लगता है समस्याओं का समाधान बहुत आसान हो जाएगा। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका अनुभव आरती जी। आप लोगों से यस। बात करके बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता है आज के इस एपिसोड से मुझे भी बहुत बल मिला है। मुझे लगा है कि हाँ, कि आपके जैसे लोग हैं और मैं ही कमज़ोर पड़ जाती हूँ कि शायद इस काफ़िले को आगे नहीं ले जा पाती हूँ, इस सफ़र को रोक देती हूँ। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि ये यात्रा जारी रहे और आपकी नज़र में भी अगर कोई ऐसे लोग हैं, जो इस तरह के चीज़ों को और आगे बढ़ा सकते हैं, जिनके पास ऐसी क्षमताएँ अगर आपके आस-पास ऐसी हैं, तो आप मुझे ज़रूर उनका नंबर दीजिए, उनका नाम दीजिए। मैं उनको भी इस प्लेटफ़ॉर्म पे लाऊँगी और समाज तक उन लोगों की समस्याओं को और उनकी प्रतिभाओं को लेकर जाऊँगी। तो जी, बहुत-बहुत आभार आपका, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्ते मैम। बहुत-बहुत धन्यवाद।